जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को कुछ अपील करना चाहता हूं। यह अपील है हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से। दो खास पॉइंट। पहला पॉइंट तो यह है कि हमारे कुछ जवान जो कि 2018 में रिटायर्ड हुए हैं और वो डीएससी में दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। पहली बात तो जो सेना छोड़ रहा है उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो दोबारा इस तरह की नौकरी ज्वाइन करे, लेकिन घरेलू परिस्थितियां और कुछ और मजबूरियों के कारण जो डीएससी की सुविधा जवानों को दी हुई है वो उसमें जा रहे हैं। अभी डीएससी का जो रिक्रूटमेंट का फार्मूला है उसके तहत 2 साल रिटायर होने के बाद में आपको उसको ज्वाइन का मौका मिलता है और उस 2 साल में 1 साल कोरोना महामारी ने खा लिया, क्योंकि जो 18 में रिटायर हुए हैं उन्हें 1 साल लग जाता है अपना सेटलमेंट करने में, घर गृहस्थी को जैसे भी सेट आउट करके। फिर वो 20 में भर्ती देखना स्टार्ट हुए थे, लेकिन 20 में कोरोना की वजह से नहीं देख पाए। अभी 2021 में जो जनवरी में भर्ती अभी चल रही है बहुत से सेंटरों में, उनमें उनको वापस कर दिया गया। एक पॉइंट और है जो कि अभी एसएसबी की भर्ती हुई है जिसमें हमारा रिजल्ट आया है, उसमें हमारे पूर्व सैनिकों की 6000 वैकेंसी थी। 6000 वैकेंसी में मात्र 129 पूर्व सैनिकों को लिया गया है, बाकी हमारी वैकेंसी सिलेंडर कर दी गई है। अब वो वैकेंसी या तो सिविलियनों से भर दी जाएगी या फिर वो सिलेंडर करके अगले साल ली जाएगी। इन 2 पॉइंटों पर अगर पूर्व सैनिक हमारा साथ दें तो सरकार से हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जैसे युवाओं के कुछ दिन पहले भर्ती जब ये शुरू हुई थी उस समय हमारे युवाओं के भी पॉइंट आए थे कि सर हमें कोरोना की वजह से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और इसका खुद मैंने रक्षा मंत्रालय में लेटर लिखा। रक्षा मंत्री जी के पीए से एक बार मेरी बात हुई, डिफेंस सेक्रेटरी से बात करके, और वहां उनका जो नतीजा बाद में रिजल्ट आया वो बोल रहे थे कि कुछ करेंगे, और किया। 6 महीने का एज रिलेशन उनको दिया गया न्यू रिक्रूटमेंट के लिए। तो फिर ये हमारे डीएससी में जो न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहां उन बंदों को वापस किया जा रहा है। ये क्या ढकोसला है क्या? जब सरकार के ऑर्डर हैं हर न्यू वैकेंसी के अंदर 6 महीने का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो डीएससी में क्यों नहीं? क्योंकि वहां कोई ना कोई चूतिया आदमी बैठा होगा और वो फार्मूला पुराना पकड़ के बैठा होगा, क्योंकि वो कहा होगा कि हमारे पास तो लेटर आया नहीं। तो मैं रक्षा मंत्री जी से और डिफेंस सेक्रेटरी से, आर्मी हेडक्वार्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लेटर हर जगह सर्कुलेट करें। आप आर्मी सेंटर के साथ साथ जो डीएससी में भी रिक्रूटमेंट हो रहा है उनको भी कहें। हमारे बहुत से जवान जो कि अभी 19-20 को जो भर्ती चल रही है उसमें गए थे और उनको वापस कर दिया गया। क्यों वहां? और सबसे बड़ी वहां बोलते हैं कि कोई जेसीओ साहब बैठे हैं, अब उन्होंने ऊपर पता किया है कि नहीं है, लेकिन फौज की तो वही परंपरा है, बहन जो पुराने कागज देखे जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए रटे रटाए में जवाब दे दिया होगा कि आप वापिस जाओ। एक जवान ने वीडियो बनाकर भी भेजा है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो भी सुने और इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि हमें हमारे हक हमें मिले। और वहां बैठे जो चूतिया जो कलरक की ड्यूटी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, जब न्यू रिक्रूटमेंट के लिए सभी के लिए आदेश है, उसमें लेटर जो रक्षा मंत्रालय से दिया गया है उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ नौजवानों को ही छूट है। न्यू रिक्रूटमेंट जितने भी हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, चाहे वो एसएसबी के हों, चाहे वो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में हो या डीएससी के हो, सबके लिए 6 महीने की एज रिलेशन दी गई है। लेकिन वो गंडू किसी की सुनते नहीं है, उन बंदों को निकाल देंगे। और अब ये ऑर्डर आने के अंदर कितना टाइम लग जाएगा, तब तक उनकी वैकेंसी चली जाएगी, फिर बोलेंगे तुम्हारा तो 6 महीने में निकल गया। तो ऐसे चूतिया लोग जो बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में पता कर लो। किसी को नटने के लिए कोई आया उसको ना करने के लिए सिर्फ मुंह से ना निकालना पड़ता है, लेकिन किसी का भला करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, अपना समय खर्च करना पड़ता है। जहां आप बैठे हो अपने सीनियर से या उससे सीनियर से पता करो कि सर न्यू रिक्रूटमेंट में जैसे बाकी सेना के जो सेना भर्ती है उनमें रिलेशन दिया गया है और भर्तियों में दिया जा रहा है, तो हम डीएससी वालों को भी दे दें। लेकिन अपना पल्ला झाड़ने के लिए बेंचों वाला अपने को क्या करना है, उनको भगा दिया गया। तो मेरी रिक्वेस्ट सुने, नहीं तो फिर हमारे को दोबारा लेटर देंगे
लेटर के बाद में वही रक्षा मंत्रालय में लेटर दो, फिर डिफेंस सेक्रेटरी से, फिर घूम फिर के आर्मी हेडक्वार्टर, फिर वहां पहुंचेगा, तब तक इनके 6 महीने में निकल जाएंगे, और वो उन कुछ चूतियाओं की वजह से। तो जिस भी सेंटर में ऐसा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आर्मी हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं उस लेटर को सर्कुलेट करें, और ऑल रिक्रूटमेंट के लिए वो लेटर है। उसके बाद जैसे मैं बताया था, दूसरा पॉइंट, अभी एसएसबी का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर हमारी 6,000 वैकेंसी है। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वैसे तो ड्रामा करते हो कि हम फौजियों के लिए ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जितना नुकसान इस समय बीजेपी गवर्नमेंट ने फौजियों का किया है शायद ही किसी ने नहीं किया होगा। 6,000 वैकेंसी क्यों सिलेंडर की गई? 129 जवान हमारे सिर्फ मात्र 6,000 में से 129 लिए गए हैं, बाकी को क्यों आउट किया गया? आप थोड़ा जवाब दें। और मैं फिर कह रहा हूं हमारे एक सर्विसमैन भाइयों को, अपने हक के लिए जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, देशभक्ति के झूठे नाटक में तिरंगा लिए घूमते रहो। उस तिरंगे में जब हमारी बॉडी आती है, शहीद होते हैं, तो ये उस समय राजनेता, ये जनता सब जयकारे लगाती है, लेकिन जब तक जिंदा इंसान उस तिरंगे को पकड़कर खड़ा है और ड्यूटी कर रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने हकों के लिए आपको ये झूठी देशभक्ति छोड़कर, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट के बंबू देना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। और इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि इस चैनल से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, बड़ा संगठन बनाओ, क्योंकि आप वहां भी अफसरशाही में बेंचो अफसरों से दबे बैठे हो, यहां भी जितने भी संगठन हैं उनमें उन्हीं को आप बेंचो अध्यक्ष पदध्यक्ष बना देते हो। फिर वो सरकार से वार्तालाप अपनी चोंच मिलाकर या तो कोई बड़ा पद ले लेते हैं या कोई राजनीतिक पार्टी में घुस जाते हैं और बेच देते हैं तुम्हारे को, अपने आप को। इसलिए जो भी संगठन बनाओ, हमारे जवान पढ़े लिखे नहीं है क्या? हमारे जवान हैं, हमारे बहुत से कलरक की ड्यूटी करके जेसीओ भी आए हैं, एनसीओ भी आए हैं, उनको अध्यक्ष बनाओ और अपने हक के लिए लड़ो। इनकी गुलामी छोड़ो सबसे पहले, अगर अपने को आपका हक चाहिए तो। आज वहां जो बैठा होगा, मैं फिर कहता हूं कि अंग्रेजी प्रशासन ने भी इतनी लूट नहीं मचाई जितनी आज सेना के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जवानों को दबाया जा रहा है। जैसे जैसे वेलफेयर बढ़ रहे हैं, वेलफेयर को खत्म किया जा रहा है। अफसरों के जितनी चाहे पेमेंट, आप एक 1 रैंक 1 पेंशन में हो, चाहे किसी भी फायदे में हो, एमएसपी में हो, सबसे ज्यादा इनको चाहिए। और सारे के सारे नुकसान भीड़ दिखानी होगी जब आप इनके पीछे लग जाते हो, इनकी पूंछ बढ़ के, और जब सरकार से चोंच लड़ानी होगी, बैंजो लगा के चोंच, आपका नुकसान। इस नुकसान से बचना है तो मैं फिर कहता हूं, इनको सर पर बैठाना के बजाय इनको बैंजो उतार के फेंको साइड में। इतने संगठन बने हुए हैं, मैं जैसे कल से बता रहा था, आज तक उस भाई की केरला के अंदर अभी तक जमानत नहीं हुई है। आज शनिवार हो गया, कल दितवार, परसों सोमवार को उसकी जमानत होगी। सारे के सारे बैठे हैं, क्या वो है नहीं कहीं वहां? लेकिन बस कोई अफसर होगा या उनकी कोई कम्युनिटी का होगा तो दौड़ लगाएंगे। जवान है तो सब आंख बंद कर पड़े हैं, चाहे अफसर हो, चाहे देश की जनता हो, और चाहे राजनेता हो। इसलिए अपने हक के लिए अपने आप लड़ना सीख लो। और जो भी अब हम चाहते हैं कि एक देश ऑल इंडिया लेवल का एक संगठन बनाएंगे जिसमें ओआरएस और जेसीओ, और वो अफसर जो ईमानदारी से हमारा साथ आना चाहते हैं उनके उनका वेलकम है, लेकिन उनको एक समान, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो अलाउंस का मुद्दा हो। हम आपकी बराबर पेमेंट नहीं मांग रहे, लेकिन हमें भी एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर होनी चाहिए। अलाउंस सर्दी गर्मी के बैंजो एक अफसर को और जवान को अलग अलग सर्दी लगती है क्या? क्या बर्फ गिरती है तो वो देखती है कि ये जवान खड़ा है, इस पर कम गिरूं और अफसर पे ज्यादा गिर जाऊं? या हवा चलती है तो वो डिफरेंट करती है? जब नेचर सबके लिए एक साथ जैसा है तो अलाउंस अलग अलग क्यों है? वो टेंट में बैठकर या अफसर हट में बैठकर हीटर गीजर चलाकर भी अलाउंस ज्यादा ले, और हमारा जवान उस तपती धूप में या पड़ती बर्फ में या ठंडी हवाओं में बाहर खड़ा होकर 24 घंटे ड्यूटी करे और फिर भी उसका अलाउंस कम क्यों? क्योंकि आप लोग मुंह नहीं खोलते हो। विदेशों की तरह ये बहुत बोलते हैं कि विदेशों की तरह हमारी इज्जत नहीं होती, हमारे को इतना नहीं मिलता। जो विदेश में यूएनओ में जाते हैं हमारे सारे के सारे जवान, उनको एक समान वेतन मिलता है, लेकिन ये इंडिया का अपना स्केल के अनुसार बांटते हैं वहां। क्यों? यहीं से साइन करा के ले जाते हैं, नहीं तो बोले तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। कब तक दब कर रहोगे? अपने हक नहीं मांगोगे और दबाएंगे। बोलते हैं ना, जो दबता है उसको दबाया जाता है, और जो लड़ता है वो अपने हक के लिए उसको चुपचाप दे दिया जाता है। इसलिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ये चाहे सहायक प्रथा हो, कब तक इनके बूट पॉलिश करके कुत्ते घुमा के जो नौकरी, बहुत से लोग एक कमेंट्स कर रहा था भाई ने कि सर आप तो चले गए, हमें तो लंबी नौकरी करनी है, हमें तो हमारे अफसर ही बचाएंगे, हमें करने दो। अरे
करने दो। ये 20% जो कुत्ता घुमा रही है फौज, दिल्ली में डोलू पकड़ रही है, बहन जो किसी देश से लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई लड़ लेंगे क्या हमारे साथ? देश क्या गर्त में डाल रहे हैं। अगर ऐसे 20% 50% सैनिक जिनको हथियार चलाना नहीं आएगा, कल उनको ये पता नहीं कि मेरी यूनिट में क्या इक्विपमेंट आ रहा है, मेरी यूनिट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी की वेपन आ गई, कौन सा गाड़ी आ गई, कौन चलाएगा? वो डोलू पकड़ने वाले या कुत्ता घुमाने वाले? मोदी जी एक तरफ बहुत ऑटोमेटिक सेना करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हथियार खरीद रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, चलाएगा कौन? बाबा जी आएंगे और ठुल्लू चलाने के लिए। और बहन जो डोलू पकड़ पकड़ कर, उनको तो कभी देखा ही नहीं। इक्विपमेंट हमारा छट रहा है, एमटी की हालत या हथियारों की हालत, जंग लग रहा है उनको, क्योंकि उनको चलाने वालों को तो लेके बैठे हैं मोदी जी। कितनी भी डिजिटल सेना हो जाओ या कितनी भी आप ऑटोमेटिक हथियार खरीद लो, चलाने के लिए जवान ही चाहिए। और उन जवानों को जंग लगा दिया इन अफसरों ने। और बड़ी सारी शर्म की बात है कि देश की ना तो पब्लिक, ना जनता, पब्लिक, ना राजनेता और ना कोई आम नागरिक इस चीज की आवाज उठाता कि हाँ भाई, जो हमारे आपके टैक्स को पैसों से हमें तनख्वाह मिलती है और देश सेवा के लिए भर्ती होते हैं हम, लेकिन वहां मजबूरी में सलाह हमारे से इनकी खुद की सेवा, निजी सेवा की जा रही है। तो मैं चाहता हूं इन सभी मुद्दों पर हमारा साथ दें, इस चैनल से जुड़ें और हमारे हक हमें दिलाएं। अगर हम मजबूत होंगे, देश का ताज है सेना, आप सब मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। नहीं तो झूठे खोखले वादे करने वाले राजनेता और ये अफसर एक दिन फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ देंगे इस हिंदुस्तान को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।